Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video. Another video is there with the one shot of electronic spreadsheet advanced from the subject specific skills of class 10 IT 402. And this is a quick revision for the boards 2023-24 and whose exam is going to be held of IT on 13th of March 2024. So let us start with the quick revision from the NCERT book. So in this particular unit, that is unit number 2, we are having total 4 sessions. The first one is analyze data using goal stick and scenarios. Second is linking the data in the spreadsheet. Third one is share and review the spreadsheet. And the fourth one is create and use macros in a spreadsheet. So let us move on to the first unit and understand what are the important topics in this one. सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट हमारा है consolidating the data. Now basically what is the meaning of consolidation? It means to summarize the data, that is to combine the data. So data consolidation help us to gather the data together from separate worksheets into a master worksheet. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटा है विच कंसिस्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी. ओके, एंड उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टूडेंट का डेटा है इसी तरह से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी. अब हमें दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंबाइन करना है या फिर उनमें कुछ भी फंक्शन लगाना है लाइक प्रोडक्ट और डिवीजन और एनी अदर सच थिंग. दैट कैन बी डन यूजिंग द कंसोलिडेटिंग फंक्शन. ठीक है, एंड यहाँ पे तो हमने दो स्टूडेंट्स के बारे में बात किया. हम इस तरह से कितने भी डेटा को कंबाइन कर सकते हैं और सारी शीट्स के डेटा को कंबाइन करके वी कैन पुट इट इन अ मास्टर वर्कशीट दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन. सो कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन करना सेपरेट सेपरेट वर्कशीट में से डेटा को एक मास्टर वर्कशीट के अंदर. दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन. अब इसको करने के लिए आप जिस मेन्यू का यूज करते हैं दैट इज द डेटा मेन्यू. डेटा मेन्यू में यू विल फाइंड दिस ऑप्शन विच इज कंसोलिडेट ऑप्शन. अगर आप यहाँ से ओपन ऑफिस कैल्क में जाएंगे तो आपको डेटा मेन्यू में यहाँ पे मिलेगा कंसोलिडेट ऑप्शन. जैसे ही आप कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यू विल सी वन डायलॉग बॉक्स. इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले आपके पास जो सीरीज ऑफ शीट्स हैं आपने देखना है कि उनके ऊपर आपको कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है. सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन, वैर और वैर पी. दीज आर द फंक्शंस विच आर अवेलेबल हियर. आपके पास क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा फंक्शन आपका कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंट नहीं है. तो यू शुड नो दैट विच आर द फंक्शंस विच आर देयर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स. फंक्शन लगाने के बाद यहाँ से हमें कंसोलिडेशन रेंजेस को लेना है यूजिंग द ऐड बटन. तो इसके लिए आप अपनी शीट को सेलेक्ट करेंगे, शीट में जो डेटा है उसे सेलेक्ट करेंगे एंड जब सेलेक्ट करेंगे ऐड बटन विल बी हाईलाइटेड. क्लिक ऑन दिस वन. नेक्स्ट शीट में सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे. ऐसे करते हुए आपने डेटा को सेलेक्ट करना है. देन दिस इज द सोर्स डेटा रेंज. यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है और सारे डेटा को कंबाइन करके आपने जिस वर्कशीट में लेके जाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दिस यू आर हैविंग दिस मोर बटन. कई बार आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द यूज ऑफ द मोर बटन इन द कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स. तो उसमें हमारे पास है रो लेबल, कॉलम लेबल, लिंक टू सोर्स डेटा. रो लेबल मीन्स हेडिंग्स ऑफ द रोज. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक शीट लेती हूँ इसमें ऊपर की तरफ तो स्टूडेंट के हेडिंग्स हैं सब्जेक्ट्स के और राइट साइड में इसके क्या है दैट इज लेफ्ट साइड में इसके क्या है नेम्स हैं. तो जो रो लेबल्स हैं वो नेम हो जाएंगे और जो कॉलम लेबल्स हैं वो स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नेम हो जाएंगे. तो अगर आपको वो चाहिए अपनी फाइनल शीट में यू हैव टू पुट अ टिक मार्क हियर, अदरवाइज यू कैन लीव देम एज इट इज. देन लिंक टू सोर्स डेटा है, इसको अगर आप टिक मार्क करते हैं तो इट मींस दैट जो भी चेंजेस आप किसी भी शीट में करते हैं उसके जो आपने जो भी फंक्शन लगाया उसके बाद दैट चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मास्टर वर्कशीट ऑल्सो. सपोज आप सारे डेटा को कंबाइन कर रहे हैं और आपने एक शीट के अंदर 20 से 30 वैल्यू चेंज कर दी तो वो 30 वैल्यू चेंज होने पे फाइनल वर्कशीट में भी साथ में चेंजेस होंगे. दैट दिस ऑप्शन विल टेक केयर ऑफ. सो दैट इज द यूज ऑफ लिंक टू सोर्स डेटा ऑप्शन. टिक मार्क है तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, टिक मार्क नहीं है तो चेंजेस विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन. डेटा विल बी कंसोलिडेटेड. इस तरह से आपके डेटा की कंसोलिडेशन होती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ डेटा कंसोलिडेशन, जब हम बहुत सारी शीट्स में से डेटा को कंबाइन करके एक मास्टर वर्कशीट में लेकर जाते हैं बाय अप्लाइंग सम फंक्शन ऑन इट, दैट इज नोन एज डेटा कंसोलिडेशन. अभी आपने देखा कौन कौन से फंक्शंस है हमारे पास एंड दिस ऑप्शन इज प्रेजेंट इन विच मेन्यू, दैट इज अ डेटा मेन्यू. राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास दैट इज आर सब टोटल्स. सब टोटल्स का मतलब होता है कि आप ग्रुपिंग कर रहे हो, एरे ऑफ ग्रुपिंग कर रहे हैं. डाटा is arranged in a group of array, that is a group of cells with labels for columns and rows. Suppose हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का नेम है और रोल नंबर है, देन क्लास है और सेक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं. सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं, कुछ सेक्शन बी के हैं और कुछ सेक्शन सी के हैं, लेकिन मिक्स है, एक सीरीज में नहीं है. तो मान लीजिए मुझे अपना जो डेटा है वो सेक्शन वाइज चाहिए कि पहले ए सेक्शन के आए, फिर बी सेक्शन के, फिर सी सेक्शन के. तो इस तरह की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग अगर हमें डेटा का रिजल्ट अपने आउटपुट में चाहिए, फॉर दैट पर्पज वी हैव द ऑप्शन एज सब टोटल. तो सब टोटल क्या करता है, आपके डेटा को एक एरे में अरेंज कर देता है. दैट इज ऐसे एक ग्रुप में अरेंज कर देता है जिसमें आपके डेटा के अंदर रो के लेबल होते हैं, यानी कि रोज की हेडिंग्स होती हैं और कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं. और मैक्सिमम आप उसमें कितने ग्रुप बना सकते हैं, 3 ग्रुप बना सकते हैं.
ग्रुप बनाने का मतलब है कि आपका जो आइडेंटिकल डेटा है वो एक साथ आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका बाकी का डेटा आएगा। जैसे अगर मैं इस केस में सेक्शन वाइज ग्रुपिंग करूं तो ए सेक्शन वाले एक साथ आएंगे, फिर बी वाले और फिर सी वाले, ठीक है। इसी तरह से अगर आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं तो रोल नंबर 1 वाले एक साथ आएंगे, फिर 2 वाले एक साथ आएंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्शंस का डेटा है एक क्लास के, तो रोल नंबर 1 वाले एक साथ आए, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले एंड सो ऑन। So this is the way you can do the grouping in this one and put the identical data accordingly like this. So this is known as subtotal. अब जैसे ही आप यहाँ से subtotal लेते हैं, सबसे पहले subtotal जो function है वो हमारा कौन से मेन्यू में होता है, that is in the, you can see here data menu again. सबटोटल फंक्शन जो है वो आपका डेटा मेन्यू में है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। आप यहाँ से कोई ग्रुप ले सकते हो, मैक्सिमम आप 3 में ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग आपको किसके अकॉर्डिंग करनी है, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई। अगर आपने यहाँ कॉलम का नेम, दैट इज कॉलम की कोई हेडिंग दी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज ये आपको कॉलम ए बी सी इस नेम से दिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसमें भी वही फंक्शन है जनरली, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन, वेयर एंड वेयर पी। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस। इसके अलावा किसी फंक्शन का नाम आ जाए तो वो हमारे ना तो सब टोटल में रहता है, ना ही आपके कॉन्सोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स में रहता है। ये सब करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे, आपका आइडेंटिकल डेटा जिस भी कॉलम में है उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी, या जो भी आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आर व्हाट इफ सिनेरियोज। अब हमारे पास यहाँ पे व्हाट इफ टूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में 3, दैट इज गोल सीक, सिनेरियो एंड सॉल्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिनेरियो के बारे में। तो गोल सीक और सॉल्वर में हल्का सा ही डिफरेंस है, माइनर सा। व्हाट इफ सिनेरियो, दैट इज व्हाट शुड बी माय आउटपुट इफ माय इनपुट इज दिस। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर इनपुट है तो मेरा क्या आउटपुट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द फॉर्मूला इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। हमने एक केस ले लिया कि हमारे पास जो 1000 है दैट इज आर प्रिंसिपल, एंड जो रेट है अगर मेरे पास 2 है और टाइम 1 है, तो उस केस में व्हाट विल बी माय सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम डिफरेंट रेट्स पे कंसीडर करेंगे इसको, दैट विल बी सपोज 20। मान लीजिए यहाँ पे मैं रेट कर दूँ 3, सो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, दैट विल चेंज। और अगर हम रेट कर दें 4, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, दैट विल चेंज। So based on the different input, I am getting different output. So that is the use of scenario. It is used to test the what if questions. Means what should be my output if I have a particular input. And यहाँ पे इस केस में एक इनपुट के ऊपर हमारा एक आउटपुट आता है, ठीक है। यहाँ पे 1 की बात हो रही है। If 1 is the input, we will get 1 output. जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ रेट को चेंज करके सिंपल इंटरेस्ट पे चेंजेस देख पा रहे थे, रेट के साथ हम किसी और पे चेंजेस नहीं कर रहे थे। दैट इज द यूज ऑफ सिनेरियो। अब जब आप सिनेरियो पे काम करते हैं, हमने भी एग्जांपल पढ़ा कि रेट, जैसे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ द सिनेरियो। एंड द सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू, दैट इज द ऑप्शन दैट इज टूल्स मेन्यू। नाउ इफ यू गो टू ओपन ऑफिस कैल्क एंड यू सी द मेन्यू हियर, so in this tools menu we are having this option that is scenario. अब by default the name of the scenario is sheet 1 underscore scenario underscore 1. This can come in the 1 mark question कि what is the by default name of the scenario when you create it in the electronic spreadsheet. So that is sheet 1 underscore scenario underscore 1, this one. Okay, so this is our name of the scenario. Now यहाँ पे आप नेम को चेंज करना चाहिए, you can change the name also. Comment will come automatically. Then we have the display border option. यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो जो भी आपको सिनेरियो के बॉर्डर में चाहिए, ठीक है। कॉपी बैक ऑप्शन पे टिक मार्क है कि जो भी आपने इसमें चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट हो आपके एक्टिव शीट में, तो कॉपी बैक रहेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे कि एग्जांपल में हमने सिंपल इंटरेस्ट का लिया कि डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिफरेंट सिंपल इंटरेस्ट दिखाए, तो इसको आप अनटिक कर सकते हो। अगर ये टिक रहेगा तो जो भी चेंजेस हुए वो आपके एक्टिव शीट में कॉपी बैक हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ द सिनेरियो tool to test the what if question. Means it will tell ki what will be my output if I have a particular input. One output will be given at a particular time by the one input, right? Next is goal seek. The next tool is goal seek, that is a what if tool. Goal seek, goal is the output. It means we know the output and we need to find out the input. अब यहाँ पे हम उल्टा चल रहे हैं, सिनेरियो में we knew the input and हमें निकालना था output, लेकिन गोल सीक में वी नो द गोल, दैट इज हमें आउटपुट तो पता है कि हमें ये चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे इनपुट निकालना है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का ये एग्जांपल लें तो सपोज मुझे ये पता है कि मुझे 1500 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। इन दिस केस इफ आई टेक द प्रिंसिपल एज 1000 एंड आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द रेट, और टाइम हमने 2 ले लिया, सो व्हाट शुड बी माई रेट इन दिस केस। सो मुझे यहाँ पे इनपुट निकालना है। अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे दैट इज 20 एंड 1500 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 75। सो इन दिस केस आई विल गेट माई रेट एज 75। लेकिन यहाँ तो हमने नॉर्मली सेव किया, सॉल्व किया। सो इसको गोल सीक के अकॉर्डिंग करने के लिए आपको कौन से मेन्यू पे जाना है, यू हैव टू गो अंडर द टूल्स मेन्यू।
आप टूल्स मेन्यू में जाएंगे यहाँ से एंड देन यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ द गोल सीक हियर, टूल्स गोल सीक, यहीं पे सॉल्वर है और यहीं पे आपका सिनेरियो है। गोल सीक सिनेरियो सॉल्वर आपके टूल में है और डेटा में है आपका सब टोटल, मल्टीपल ऑपरेशंस एंड योर कंसोलिडेट। 3 ऑप्शंस आपके डेटा मेन्यू में, 3 ऑप्शंस आपके टूल्स मेन्यू में है। तो कंसोलिडेट और सब टोटल हम पढ़ चुके हैं, अब ये मल्टीपल ऑपरेशंस को भी हम देखें। ठीक है, अब देखो जब आप गोल सीक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टूल्स में गए, आपने गोल सीक किया, तो यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही हैं, वन इज अ फॉर्मूला सेल, वन इज अ टारगेट वैल्यू एंड वन इज अ वेरिएबल सेल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला सेल के अंदर आपका वो एड्रेस आता है जिसमें आपका फॉर्मूला रहता है। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट मैंने लगाया तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है, सो इट विल गिव मी दिस वन। ठीक है, ये वाला एड्रेस क्या है मेरा B5। ठीक है, $B$5। टारगेट वैल्यू का मतलब है जो आपको यहाँ पे टारगेट वैल्यू जो आपका आउटपुट है, जैसे कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट अगर 1500 चाहिए, सो इन दैट केस, और वेरिएबल सेल हम क्या है, किसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं, कि अगर मुझे 1500 चाहिए तो मुझे ये पता लगाना है कि रेट कितना होना चाहिए। सपोज मेरा रेट इस वाले सेल में है, तो दैट एड्रेस विल कम, दैट इज $3। तो फॉर्मूला सेल कौन सा हुआ, जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। टारगेट वैल्यू कौन सी हुई, जो आउटपुट की वैल्यू है। एंड वेरिएबल सेल वो हुआ कि जो हमें इनपुट निकालना है, उस वेरिएबल का सेल एड्रेस क्या है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 थिंग्स इन द गोल सीक डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सो गोल सीक मीन्स फाइंडिंग द इनपुट बेस्ड अपॉन वन आउटपुट, बट वन एट अ टाइम। इसमें भी ये रहेगा कि आउटपुट एक है तो इनपुट भी एक रहेगा। ठीक है, फिर आउटपुट अगर आप चेंज करते हो, जैसे आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट 2000 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका इनपुट भी चेंज होगा, राइट। सो दिस इज अवेलेबल इन द टूल्स मेन्यू, दैट इज द यूज ऑफ द गोल सीक। अब गोल सीक के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज द सॉल्वर। अब सॉल्वर भी गोल सीक के जैसा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें भी हम आउटपुट से इनपुट ही निकालते हैं। दिस इज अगेन अवेलेबल इन द टूल्स मेन्यू, बट इट इज अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। थोड़ा सा उसका वाइड जो फॉर्म है, दैट इज द सॉल्वर। ठीक है, तो इसमें आप काम करते हैं, जो सॉल्वर है वो मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के साथ काम करता है, लेकिन जो हमारा गोल सीक है वो एक टाइम पे एक ही के साथ काम करता है, और सॉल्वर आपकी वैल्यूज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स यू डिफाइन। ठीक है, अंडरस्टूड, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है कि सपोज मेरे पास मार्क्स हैं हिंदी, इंग्लिश और साइंस, और मैथ्स और IT के मार्क्स हमें निकालने हैं। सपोज यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, इन दोनों के मार्क्स हमें निकालने हैं, और हमने ये कह दिया कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 60 से ज़्यादा होने चाहिए, और हमने परसेंटेज बता दी कि हमारी 73% आ रही है। ठीक है, यानी कि आउटपुट मुझे पता है, मुझे इनपुट निकालना है, लेकिन क्या एक इनपुट निकालना है, नो, मुझे मैथ्स के भी मार्क्स निकालने हैं, आई नीड द मार्क्स ऑफ IT ऑल्सो। So in that case where you need to find more than one input value, and when the output is given, that is known as solver, that is known as solver। जब आपके पास एक आउटपुट गिवन है और आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इनपुट निकालने हैं, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, एनी नंबर ऑफ इनपुट्स। सो फॉर दैट पर्पस वी मेक यूज ऑफ सॉल्वर। अगेन आपको कहाँ मिलेगा, इट विल बी इन द टूल्स मेन, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ द सॉल्वर। नेक्स्ट इज दिस डायलॉग बॉक्स व्हिच यू सी हियर ऑफ द सॉल्वर, यू कैन सी हियर, यहाँ पे टारगेट सेल है, यानी कि जिस सेल के अंदर हमारा एड्रेस है। देन ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, आपको जो वैल्यू है वो मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, या पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो जनरली हम इसमें ये ले लेते हैं वैल्यू ऑफ, जो हमें वैल्यू चाहिए। बाय चेंजिंग सेल्स, कौन कौन से सेल को चेंज करना है। अब आप अगर एक से ज्यादा सेल को चेंज करोगे तो उस केस में यू हैव टू स्पेसिफाई अ रेंज, जैसे कि मैंने कहा B1 से ये कैसी है, A1 से A3। ठीक है, तो आपको वहां पे देना पड़ेगा, ये कह दिया जैसे। तो दिस इज अ वेरिएबल सेल, ये दैट इज $B$5। ठीक है, इस तरह से आप अपनी रेंज इसमें प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू देके, और बाय चेंजिंग सेल्स, कौन कौन से सेल्स को आपको चेंज करना है वो यहाँ पे एज अ रेफरेंस आप प्रोवाइड करा देंगे। देन सेल रेफरेंस वैल्यू ऑपरेटर, वैल्यू शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन। जैसे आई वांट की जो पर्टिकुलर सेल रेफरेंस पे जो वैल्यू है, वो जो नंबर ऑलरेडी है वो लेस देन इक्वल टू हो इस पर्टिकुलर वैल्यू से। इस तरह से आई वांट की कोई दूसरा नंबर जो है वो उससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो यहाँ से जाके आप अपने ऑपरेटर को चेंज करोगे और यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सॉल्वर ऑप्शन विल वर्क। इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक है, एक आउटपुट से हम बहुत सारे इनपुट निकाल सकते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर आप रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड यहाँ पे हमारे पास सेल रेफरेंस ऑपरेटर वैल्यू है कि हमें अगर अपनी डेटा के ऊपर कंडीशन लगानी है, जैसे मैंने अभी देखा कि मैथ्स और IT के मार्क्स हैं, तो मैंने बोला कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो 70 से कम नहीं होने चाहिए, तो मैंने कह दिया लेस देन इक्वल टू 70। ठीक है, होने चाहिए, अगर लेस देन इक्वल टू 70 होने चाहिए तो ये लगाएंगे, और नहीं होने चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 आप ये लगा दोगे, या ग्रेटर देन 70 हम लगा देंगे। ठीक है, कंडीशंस भी लग गई और आपने इसमें ऑप्टिमाइज भी कर दिया रिजल्ट को। लास्ट में किस पे क्लिक करेंगे, सॉल्व पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सॉल्वर ऑप्शन विल वर्क।
So now we are going to start with the second session, that is linking data and spreadsheet, जिसके अंदर हम सेल्स के डेटा को लिंक करते हैं और शीट्स को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। एंड अब ये लिंकिंग किस लिए की जाती है, ताकि हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से क्या कर सके, समराइज कर सके, ठीक है। अब इसके इन दिस मैनर यू कैन क्रिएट द फॉर्मूलाज दैट स्पैन डिफरेंट सोर्सेज एंड मेक कैलकुलेशन वेरी ईजियर। जब भी हम डेटा को डिफरेंट शीट्स में लिंक कर देते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ईजी हो जाती हैं। एंड जब हम अपने डेटा को मल्टीपल शीट्स में रखते हैं तो हमारा डेटा ऑर्गेनाइज रहता है। जैसे कि एक स्कूल के अंदर जब हमें रिपोर्ट कार्ड बनानी होती है तो हम क्लास वाइज और सेक्शन वाइज इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और डेटा को आपस में लिंक कर देते हैं कि बार बार हमें वो शीट ना बनानी पड़े या फिर हम वहीं से उसकी कैलकुलेशन को करके डेटा को फेच कर सकें। So that is why we do the linking between the cells. Now the second point which is here is how to set up the multiple sheets, ठीक है। अब by default हमारे जो एक वर्कबुक होती है उसमें हमारे पास 3 शीट्स रहती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। by default I am having sheet 1, sheet 2 and sheet 3। 3 sheets I am having and इस sheet के बाद अगर मुझे new sheet को insert करना है तो I am having the different method for inserting the sheet, ठीक है। अब आपको शीट को इंसर्ट करना है तो आपके पास क्या क्या मेथड है, आपके पास ये मेथड है कि आप यहाँ से इंसर्ट शीट ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। आइदर यू कैन गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द शीट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लोज दिस वन। इंसर्ट मेन्यू में आप जाएंगे, यहाँ से आप शीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये जो एम्प्टी स्पेस है इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेयर यू हैव टू डू द राइट क्लिक हेयर एंड हियर यू विल गेट द इंसर्ट शीट ऑप्शन, दिस वन। और व्हाट यू कैन डू इज किसी भी शीट पे आप क्लिक करेंगे, दैट इज राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इट विल आस्क यू, it will give you this type of box and here the option is there of insert sheet। तो आपके पास 3 मेथड है शीट को इंसर्ट करने के। राइट क्लिक ऑन एनी शीट टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट शीट ऑप्शन, देन यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस आफ्टर द लास्ट शीट, ओके, देन आल्सो यू कैन इंसर्ट द शीट। और थर्ड मेथड है इंसर्ट मेन्यू में जाके यू हैव टू क्लिक ऑन द शीट ऑप्शन। So these are the 3 methods by which you can insert the sheet in your workbook. Now whenever the insert sheet dialog box will come in front of you, आपके सामने ही आपसे पोजीशन पूछेगा कि आपको करंट शीट से पहले चाहिए या बाद में चाहिए आपकी न्यू शीट। आपको न्यू शीट 1 चाहिए या कितनी चाहिए। अगर आपको 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 रहेगा, अदरवाइज यू कैन इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम हियर। और इफ यू वांट अ पर्टिकुलर शीट जो पहले से बनी हुई है देन यू कैन क्लिक ऑन द फ्रॉम फाइल ऑप्शन और आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जहाँ पे भी वो लोकेटेड होगी आप उसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन एंड ये करने के बाद आपकी जो शीट है वो यहाँ से आ जाएगी। अगर आप शीट्स को आपस में लिंक करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक हियर, जिससे टिक मार्क आने पे जो भी चेंजेस एक शीट में होंगे वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन इंसर्ट द शीट इन योर वर्कबुक। 3 मेथड्स हो गए आपके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रीनेमिंग द शीट्स। अगर आपको अपनी शीट्स को रीनेम करना है तब भी आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं एंड 3 डिफरेंट मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है जिस भी शीट को आपको रीनेम करना है आप उसको डबल क्लिक कर दो, रीनेम शीट डायलॉग बॉक्स आ गया, न्यू नेम दे दो, ओके कर दो। सेकंड मेथड आपके पास है किसी भी शीट पे आप राइट क्लिक करो जिसका आपको नेम चेंज करना है। राइट क्लिक करने के बाद गो टू रीनेम शीट एंड देन गिव द न्यू नेम टू द शीट, देन क्लिक ऑन ओके। थर्ड मेथड आपके पास है फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से आप शीट में जाएंगे और शीट में जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन रीनेम ऑप्शन। तो जो भी शीट आपकी एक्टिवेटेड है वो वाले शीट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसको इरेज करके यू कैन गिव एनी अदर नेम। सो दिस विल हेल्प यू टू रीनेम द शीट। तो कौन कौन से हुए, डबल क्लिकिंग ऑन द शीट, राइट क्लिक ऑन द शीट एंड चूज रीनेम शीट ऑप्शन एंड गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक ऑन द शीट ऑप्शन एंड गो टू रीनेम ऑप्शन। इन 3 तरीकों से आप अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज हाउ टू डिलीट द शीट। सो डिलीट करने के लिए राइट क्लिक दैट पर्टिकुलर शीट एंड क्लिक ऑन विच ऑप्शन, डिलीट शीट। सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट अ पर्टिकुलर शीट फ्रॉम योर वर्कबुक, ओके। सो रीनेमिंग हो गया, डिलीटिंग हो गया, देन हम मूव ऑन करते हैं क्रिएटिंग अ सेल रेफरेंस। जब भी आपको सेल रेफरेंस क्रिएट करना है तो सेल रेफरेंस बेसिकली क्या है, एड्रेस। वो एक सेल का एड्रेस भी हो सकता है एंड वो आपका मल्टीपल रेंज ऑफ सेल्स का एड्रेस भी हो सकता है। तो सेल रेफरेंस का मतलब है एक सेल या अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट जिससे आप कोई भी डेटा लेके फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, सेल रेफरेंस किस किस को रेफर करता है, कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे अगर डेटा है यानी कि कॉन्टिन्यूसली डेटा है, या वर्कशीट के डिफरेंट एरियाज में डेटा है तो भी, या फिर एक वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स पे डेटा है तो भी हम उसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल रेफरेंस को चेंज करना या क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, वन इज यूजिंग द कीबोर्ड एंड अदर इज यूजिंग द माउस। तो 2 मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस। वन इज यूजिंग द कीबोर्ड एंड सेकेंड इज यूजिंग द माउस। जब आप कीबोर्ड से करते हैं तो आपको टाइप करना पड़ता है और आप माउस से करते हैं तो अपने आप शीट का नेम और आपके सेल का एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप माउस से रेफरेंस करेंगे तो उस केस में व्हाट विल हैपन, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये शीट है, आपने लिखा है यहाँ पे चेक काउंट डॉट F3, चेकिंग काउंट डॉट F3। चेकिंग काउंट इज द नेम ऑफ द शीट। यहाँ पे जो आपको शीट दिख रही है इसका नेम है,
equals to, every formula starts with equal to, so don't ever forget to put the equal to sign. Equals to checking account dot f3. checking account is the name of the particular sheet. dot f3 मतलब इस शीट के f3 को वो रेफरेंस कर रहा है। तो यानी कि मान लीजिए आप सेविंग्स अकाउंट वाली शीट में जाते हैं और आपने वहां पे लिखा इक्वल्स टू चेकिंग अकाउंट डॉट f3, जहां पे भी लिखा तो ये वाली शीट में, चेकिंग अकाउंट शीट में f3 के ऊपर जो भी वैल्यू थी वो आपकी दूसरी शीट में आ जाएगी। इस तरह से दिस वे वी कैन क्रिएट द रेफरेंस यूजिंग द माउस। ठीक है, और अगर आपको कीबोर्ड से यही सेम रेफरेंस क्रिएट करना है तो इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा चेकिंग अकाउंट को आपको कोट्स में पुट करना है, ये आपको कीबोर्ड से टाइप करना है डॉट f3। ये सारा टाइप करेंगे तो भी वो वैल्यू आ जाएगी, बट ये आपको टाइप करना पड़ेगा। और माउस से क्या होता है, फटाफट से आपको बस क्लिक करना है एंड द नेम ऑफ द शीट एंड द सेल एड्रेस विल आल्सो कम। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दिस वन, दैट इज क्रिएटिंग अ सेल रेफरेंस। नेक्स्ट इज, कीबोर्ड से कर लिया हमने, माउस से कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे F3 लिखा हुआ है, F3 की बजाय आप यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस सेल भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने दिया सेविंग्स अकाउंट, ये हमारी शीट का नाम है, तो सेविंग्स अकाउंट डॉट F3 टू F6। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारी एक रेंज आ गई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, एक रेंज आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी हमारा एक तरह से क्या है, रेफरेंस क्रिएट किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज वर्किंग विद द हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास आता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होता है, कोई भी ऐसा अंडरलाइन टेक्स्ट जिस पे क्लिक करने पे आप अपनी उसी शीट में किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाए या वहां से जंप करके किसी इमेज पे या दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाए, दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। अब कैल्क में हाइपरलिंक इसलिए यूज करते हैं, एक स्प्रेडशीट के अंदर कहीं पे भी जंप करना हो, किसी दूसरी फाइल में जाना हो, या करंट फाइल में ही किसी दूसरे पार्ट पे जाना हो, या करंट फाइल से किसी वेबसाइट पे जाना हो, दैट इज द यूज ऑफ द हाइपरलिंक। एंड हमारे पास दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, एक होता है आपके पास रिलेटिव हाइपरलिंक एंड दूसरा होता है आपके पास एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ठीक है, अब हाइपरलिंक बनाने के लिए आप कौन से मेन्यू में जाओगे, यू विल गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन विच ऑप्शन, हाइपरलिंक ऑप्शन। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो दिस वे, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार से हाइपरलिंक का ऑप्शन ले सकते हो। अब जो हाइपरलिंक होते हैं स्टूडेंट्स, दो तरह के होते हैं, वन इज रिलेटिव एंड द सेकंड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लिंक में क्या होता है, प्रोटोकॉल का नेम होता है, फाइल का नेम होता है और एड्रेस भी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा https www.amazon.co.in। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का नाम भी है। ठीक है, और दैट इज नोन एज योर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और अगर ये लिंक काम करना बंद कर दे, मान लीजिए अमेजोन की वेबसाइट का सर्वर इशू हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये लिंक काम करना बंद कर देगा। इट मीन्स लिंक विल ब्रेक, इट विल स्टॉप वर्किंग इफ द टारगेट इज मूव्ड। ठीक है, तो ये लिंक जो है, इसके लिए जो आपने लिंक बनाया, जैसे आपने कहीं पे लिखा है अमेजोन और वो आपको लेके जा रहा है इस वाली साइट के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर ये साइट ही काम करना बंद करे तो ये जो आपने यहाँ हाइपरलिंक बनाया है ये भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसके अलावा जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है वो कैसे होता है कि मान लीजिए एक फोल्डर है, उसके अंदर आपकी दो शीट्स हैं, शीट 1 शीट 2। अगर आप पूरे के पूरे को डिलीट करके किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जा रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप S1 को बाहर ला रहे हो, S2 को अंदर ही रहने दे रहे हो और उनको लिंक करने की कोशिश कर रहे हो, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका एरर आएगा। अगर स्टार्टिंग और टारगेट लोकेशन चेंज हो जाती है एक दूसरे से तो रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास दो शीटें सेम फोल्डर में एंड यू मूव द वन फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन, तो रिलेटिव हाइपरलिंक उस केस में ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है वो आपका ब्रेक हो जाता है। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में जनरली हम वेबसाइट के साथ काम करते हैं, जिसमें उस हाइपरलिंक का जो आपने टेक्स्ट या फ्रेम बनाया उसको क्लिक करने पे उस वेबसाइट पे पहुंचेंगे। अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर क्लिक करने पे आप वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, एंड जो आपका रिलेटिव लिंक है वो कब काम करना स्टॉप करेगा, जब आपस के बीच का कनेक्शन हट जाएगा। जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया S1 S2, अगर S1 हट गया और S2 भी हट गया, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच गए, तो उस केस में आपका जो रिलेटिव हाइपरलिंक है वो स्टॉप कर देगा काम करना। ठीक है, सो दीज आर द टू रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नेक्स्ट इज ओके, जब आप हाइपरलिंक इस केस में बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस आते हैं। वन इज द इंटरनेट ऑप्शन। अब इंटरनेट ऑप्शन में आप क्या करोगे, इंटरनेट ऑप्शन में आप यहाँ पे कुछ भी एक वेबसाइट दे दोगे, जैसे www.amazon.co.in। ठीक है, फ्रेम एज इट इज रखने हैं, फॉर्म जो है वो टेक्स्ट या फॉर्म में से जो आपको लेना है। अगर आपको टेक्स्ट की फॉर्म में सही लगता है तो आप ऐसे ले लो, फॉर्म की फॉर्म में सही लगता है तो वैसे ले लो। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इंटरनेट के केस में आपने यहाँ पे वेबसाइट देनी है, बाकी नीचे का ये सबके लिए सेम ही रहेगा। मेल एंड न्यूज के केस में कैसे होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मेल एंड न्यूज में क्या होगा, आपको यहाँ पे उस पर्सन की ईमेल आईडी सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम देखें हाइपरलिंक का ऑप्शन, तो ये हमारा है
दिस वन। अब यहाँ से इफ आई क्लिक ऑन द मेल एंड न्यूज ऑप्शन, तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि रेसिपिएंट की ईमेल आईडी डालो, इस केस में सब्जेक्ट डालो, बाकी जो भी सेटिंग्स है वो सेम है। और अगर आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, आप उस डॉक्यूमेंट को लिंक करेंगे जिसके साथ आपको हाइपर लिंक बनाना है। जैसे अभी आप किस पे हो, शीट 3 पे हो, आपको शीट 3 का शीट 6 से हाइपर लिंक बनाना है, तो आप शीट 6 का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपकी शीट्स आपस में लिंक हो जाएगी। एंड न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपका एक नया ही डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, बाद में आप उसमें लिंक्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ में आपने वेबसाइट का पार्ट डाल देना है या उस डॉक्यूमेंट का पार्ट डाल देना जहाँ पे प्रेजेंट है। टारगेट इन डॉक्यूमेंट में आप क्या करेंगे, जो आपको चाहिए है, जो आपका टारगेट है, जो आपका आउटपुट है, उसका रेफरेंस डालेंगे। सेटिंग्स आपकी अगेन सेम रहेंगी, ठीक है। दीज आर द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू योर ओपन ऑफिस कैल्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। कई बार क्या होता है कि हमें एक्सटर्नली कोई भी टेबल या कोई भी दूसरा पैकेज, जैसे कि वर्ड का डॉक्यूमेंट है या हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, वो हमें कैल्क में लेके आना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अगर आपको HTML के पेज में से टेबल्स को इसमें इंसर्ट करना हो, तो एक तरह से एक्सटर्नल डेटा हो गया और आप उसे ओपन ऑफिस कैल्क में लेके आ रही हैं, तो उस केस में वो कैसे लिंक होता है, तो वो दैट वी विल लर्न हियर विद द मेथड लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। इसके लिए यू विल गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। आपके पास कोई वर्कशीट है, उसके अंदर कुछ डेटा है, ठीक है, आपने इसमें क्या कहा, इंसर्ट लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। यहाँ से आप गए अपने ओपन ऑफिस कैल्क पे, यहाँ से आपने कहा इंसर्ट, इंसर्ट में जाके आपने कह दिया लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल डेटा सोर्स का यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। अगर यहाँ पे क्लिक करने पे आपको समझ में आएगा तो यहाँ से ले लो, नहीं तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप एड्रेस को ले सकते हैं। देन उसके अंदर जो भी आप शीट ले रहे हैं या जो भी आपने इसमें लिया, उसके अंदर जो रेंजेस हैं या टेबल्स अवेलेबल हैं उनके नाम आपको दिखाएगा। अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और कितनी देर वर्क कराना चाहते हैं फाइनली फिक्स बताएंगे एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। सो इस केस में आप इस तरह से एक्सटर्नल डेटा को इसके अंदर लेके आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे NCERT PDF में दिया हुआ है कि अगर आपको HTML की डॉक्यूमेंट को अगर आपको इसमें लेकर आना है तो आप कैसे लेकर आएंगे। तो HTML डॉक्यूमेंट इज व्हाट, कैल के लिए तो वो एक्सटर्नल है, ओपन ऑफिस कैल के लिए कोई भी स्प्रेडशीट जो है दैट इज इंटरनल, अदरवाइज जो HTML डॉक्यूमेंट में जो टेबल है वो उसके लिए एक्सटर्नल है। तो जैसे ही आपको एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे एंड लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे जाएंगे और वहां से आपको जो डायलॉग बॉक्स मिलेगा उसको आपने उसमें URL पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रेंजेस है वो आ जाएंगी, कोई भी आप रेंज सेलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। द नेक्स्ट वन इज नाउ लिंक टू रजिस्टर्ड डेटाबेसेस। अगर आपको डेटाबेस के साथ लिंकिंग करनी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ लिंकिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस पे जाओगे या यहाँ पे जा सकते हो, टूल्स, ऑप्शंस, openoffice.org बेस एंड डेटाबेसेस। यहाँ से आप गए, यहाँ से आप जाने के बाद क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, ओपन ऑफिस पे बेस पे जाएंगे एंड डेटाबेसेस पे जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो जिसके साथ आपने काम किया है, ठीक है, ओके कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे A1 कर दिया, तो वो डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है, वो डेटा आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा जो भी आप इसमें चूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे मेल मर्ज का जो प्रोसेस करते हैं उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ द सेशन नंबर 3 इज शेयरिंग द वर्कशीट डेटा। तो वाई डू वी नीड टू शेयर द डेटा इन अ वर्कशीट, बिकॉज समटाइम्स बहुत सारे लोग जो होते हैं दे आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल फॉर अ प्रोजेक्ट, सो दैट टाइम वी नीड टू शेयर द डेटा, ताकि जो हमारा काम है इट सेव्स द टाइम इज सेव्ड इन दैट वन एंड द एफर्ट इज सेव्ड इन दैट वन, और सारे लोग साथ साथ काम कर सके, दैट्स वाई वी नीड टू शेयर द डेटा इन द वर्कशीट। एंड कई बार कोलैबोरेट करने के लिए भी वी नीड टू शेयर द डेटा, सो दैट इज द यूज ऑफ शेयरिंग द डेटा इन अ वर्कशीट, ओके। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन द नेटवर्क लोकेशन, जहां से इसको सारे एक्सेस कर सके। अब अपने डॉक्यूमेंट को ओपन ऑफिस कैल्क में शेयर करने के लिए आप कौन से मेन्यू में जाएंगे, यू विल गो टू द टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में आपके पास ऑप्शन होगा शेयर डॉक्यूमेंट, वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स दैट इज शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, एंड यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स होगा दैट इज चेक बॉक्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, दिस विल बी टिक मार्क। जब भी आप अपने डेटा को शेयर करते हैं तो आपके उस टाइम पे कुछ चीजें डिसेबल हो जाती हैं, जैसे कि फॉन्ट में, कलर में, नंबर फॉर्मेट में कोई भी आप चेंज करेंगे, या इंसर्ट मेन्यू या डेटा मेन्यू में कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो आपके उस टाइम पे वर्क नहीं करती हैं। तो सबसे पहले जब आप ओपन ऑफिस कैल्क में जाएंगे एंड मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द टूल्स मेन्यू एंड यू विल क्लिक ऑन द ऑप्शन शेयर डॉक्यूमेंट। यहाँ से जैसे ही आप टिक करेंगे ये आपके जो ऑप्शंस हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका नेम आ रहा है और किस टाइम पे आपने एक्सेस किया है वो दोबारा ओपन करने पे आपके सामने आ जाएगा, क्लिक ऑन द ओके बटन। अब ये फाइल आपकी शेयर्ड मोड में है, यहाँ से पहले आप अपनी फाइल को सेव कर लोगे, सपोज हमने सेम नेम से सेव कर दिया, एंड जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके यहाँ पे दैट इज जो आपका टाइटल बार है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आपका शेयर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, यू कैन सी हियर शेयर्ड इज रिटन हियर इन द ब्रैकेट, ठीक है। ये जैसे ही आएगा इट मीन्स ये आपकी जो फाइल है वो शेयर्ड मोड में है। अब वापस से अगर आपको इसको अनशेयर करना है तो आप टूल्स मेन्यू में वापस से जाएंगे, शेयर डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये फाइल आपकी अनशेयर होगी। वांट टू कंटिन्यू बिकॉज यहाँ पे आपकी शेयर्ड वाला जो काम है वो डिसेबल हो जाएगा। डिसेबलिंग शेयर्ड मोड हिंडर्स ऑल द अदर यूजर्स ऑफ द शेयर्ड स्प्रेडशीट। यस, तो यहाँ पे आपका वापस से सिर्फ .ods लिखा हुआ है, शेयर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, आपकी जो फाइल है वो आपने अनशेयर भी करके देखी और शेयर भी करके देखी। इन विच मेन्यू, टूल्स मेन्यू। सो दिस इज हाउ यू हैव टू शेयर द डॉक्यूमेंट। एंड जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं तो उस केस में आपके जो कुछ फीचर्स होते हैं दैट आर डिसेबल्ड, जैसे कि एडिट मेन्यू में ये वाले फीचर्स, चेंजेस, कंपेयर डॉक्यूमेंट, शीट को मूव, कॉपी, डिलीट करना, सेल्स को डाउन शिफ्ट करना, ये सारे ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाते हैं। आप कोई पिक्चर नहीं इंसर्ट कर सकते, कमेंट नहीं ऐड कर सकते, आप कोई चार्ट नहीं इसमें डाल सकते, और जो डेटा मेन्यू में आपने ऑप्शन पढ़े थे कंसोलिडेट, सब टोटल, ये सब आप नहीं कर सकते। एंड ये सब आपके इसमें नहीं हो पाते, ठीक है। उसमें जो मल्टीपल ऑपरेशंस एक था वो बेसिकली क्या था, मल्टीपल ऑपरेशंस में वी आर हैविंग मल्टीपल इनपुट्स एंड इट विल गिव अस मल्टीपल आउटपुट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे रेट्स हैं R1, R2, R3, और इनके बेसिस पे मेरे पास डिफरेंट सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2 एंड सिंपल इंटरेस्ट 3। दैट इज मल्टीपल ऑपरेशंस। तो मल्टीपल ऑपरेशन में बेसिकली क्या है, मेनी इनपुट्स एंड मेनी आउटपुट्स, दैट इज द यूज ऑफ द मल्टीपल ऑपरेशंस। तो जब भी फाइल इज इन द शेयर्ड मोड उस केस में हमारा जो ये ऑप्शन है वो डिसेबल रहते हैं। जो भी आपने अभी ऊपर ऑप्शन देखे, क्वेश्चन में ये आता है कि विच ऑल ऑप्शंस आर डिसेबल्ड, तो आप उसमें से 4 to 5 बता सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट सिचुएशंस कैन अकर व्हाइल सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। कोई भी स्प्रेडशीट जब आप शेयर करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए आपने वर्कशीट को मॉडिफाई नहीं किया, दूसरे पर्सन ने भी मॉडिफाई नहीं किया, मान लो आप 2 लोग काम कर रहे हो, ना आपने कोई मॉडिफिकेशन की ना दूसरे पर्सन ने कोई मॉडिफिकेशन की, वर्कशीट आपकी सेव हो जाती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वर्कशीट जो मॉडिफाई थी वो दूसरे पर्सन ने की, आपने तो चेंजेस नहीं किए लेकिन दूसरे पर्सन ने चेंजेस किए। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 2 इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आपके चेंजेस कंफ्लिक्ट नहीं करते, यानी कि आपने जो चेंज किया और दूसरे पर्सन ने जो चेंज किया वो अलग अलग हैं, तो उस केस में डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, सेम है सॉरी, जो आपकी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं हो रही। आपने 20 का 30 किया एंड उस पर्सन ने भी 20 का 30 किया, तो उस केस में आपके चेंजेस में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा, सेम चेंजेस हो रहे हैं, वर्कशीट सेव हो जाती है आपकी। और अगर उस पर्सन ने कोई और चेंजेस किए हैं तो वो रेड कलर के बॉर्डर से आपको शो हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, इफ द चेंजेस कंफ्लिक्ट, अगर आपके चेंजेस कंफ्लिक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20 से कर दिया 30 और उस पर्सन ने 20 का कर दिया आपका 50, तो चेंजेस कंट्राडिक्ट हो गए, यानी कि एक ही प्लेस पे एक जगह एक पर्सन उसको 30 कर रहा है, एक पर्सन उसको 50 कर रहा है, तो वहाँ पे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स आता है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर। इसके आने से क्या होता है कि आपको यहाँ पे लिखना होता है कि आपको वहाँ पे फिर कौन सी वैल्यू लेनी है, आपका वर्जन लेना है, यानी कि आपने जो 30 वैल्यू चेंज की थी वो रखनी है, या जो दूसरे पर्सन ने वैल्यू 50 किया है वो रखनी है। तो आप उस केस में अपना वर्जन रख सकते हैं या आप अपने दूसरे पर्सन का वर्जन रख सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है। और क्या सिचुएशन आ सकती है कि अगर दूसरा यूजर वर्कशीट को सेव करने का ट्राई कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहा है और आप भी सेम काम कर रहे हो, तो आपके सामने मैसेज आएगा, मतलब दूसरा पर्सन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो था कि 2 पर्सन काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट पर्सन है, सेकंड और थर्ड पर्सन आपस में काम कर रहे हैं एंड सेकंड पर्सन इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, तो उस केस में आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू हॉल्ट योर प्रोसेस एट दैट टाइम, बिकॉज वहां पे आपकी फाइल लॉक हो जाएगी ड्यू टू द मर्ज इन प्रोसेस, एंड ये आपके पास जो ऑप्शन है, ये जो मैसेज है दैट विल बी हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन। तो आप वहां पे एक सेव कमांड को कैंसिल करने का चूज कर सकते हो या फिर थोड़ी देर में सेव कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। So these are the situations which can occur while saving a shared spreadsheet. Okay. Now the next one is recording the changes. तो ओपन ऑफिस कैल्क में आप चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कभी भी आपको देखना हो कि किसने क्या चेंजेस किए, क्या चेंजेस हुए, किसने किए और किस टाइम पे किए, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या रहता है, आपको एडिट मेन्यू में जाना होता है, एडिट रिकॉर्ड चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे आपका ओपन ऑफिस कैल्क है, आप यहाँ से सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 40 या 60 लिख दिया, सपोज 80 लिख दिया, और यहाँ पे आप गए एडिट रिकॉर्ड चेंजेस और यहाँ से आप गए रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो उस केस में अगर मैंने यहाँ पे 80 का कर दिया 50, सो आप यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है और रेड कलर के बॉर्डर के यहाँ पे आप देखो टॉप लेफ्ट साइड में यू कैन सी एक छोटा सा डॉट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो रेड जो चेंजेस आपके आते हैं उसके अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर जो आता है, उसमें जो डॉट आता है वो किस साइड आता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर लेफ्ट साइड, अपर राइट साइड, कहाँ पे, या डाउन साइड, तो ये आपका अपर लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज, तो आप चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो भी चेंजेस हुए वो इस तरह से रिकॉर्ड होकर आपको शो होकर दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज है
एडिंग कमेंट्स टू द चेंजेस। वैसे तो ऑटोमेटिकली कैल्क अपने आप चेंजेस में जो भी चेंजेस होते हैं उसमें कमेंट ऐड कर देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे पास यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माउस को लेकर आऊँ तो यू कैन सी हियर द कमेंट विल बी शोन ऑटोमेटिकली दिस थिंग दैट जो एंट्री यहाँ पे थी B3 में 80 से 50 में चेंज हो गया। लेकिन अगर हमें खुद से कमेंट ऐड करने हो कुछ और, तो यहाँ इंसर्ट पे जाके या तो आप कमेंट ऑप्शन ले सकते हैं या फिर आप कंट्रोल ऑल्ट और C शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। और जो आपने कमेंट इसमें इंसर्ट कर दिया, इफ यू वांट टू चेंज दैट कमेंट, सो इन दैट केस यू विल गो टू द एडिट मेन्यू, गो टू द चेंजेस ऑप्शन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द विच ऑप्शन, हेयर कमेंट ऑप्शन, देन इट विल बी हाईलाइटेड। अभी तो हाईलाइटेड नहीं है लेकिन उस टाइम पे वो हाईलाइट हो जाएगा जब आप उसमें चेंज करने का ट्राई करोगे। सो दैट इज डन यूजिंग द एडिट मेन्यू, और इंसर्ट करना है दैट इज डन यूजिंग द इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एडिट अ कमेंट और यू कैन इंसर्ट अ कमेंट। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस। एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस का क्या मतलब है कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है जो चेंजेस हुए, या फिर आपको उसे रिजेक्ट करना है। तो दैट इज डन ऑल्सो यूजिंग द एडिट मेन्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, इन द ओपन ऑफिस कैल्क ये जो है जो चेंजेस हैं, इसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, एडिट में गए, एडिट में यहाँ से गए आप चेंजेस पे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे आप जाओगे। अब इसने जैसे था कि इस शीट में जो मेरा डेटा है वो 80 से 50 में चेंज हुआ। अब अभी इसके अराउंड रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है बिकॉज इसमें हमने चेंजेस किए हैं। अब आप अगर इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो ये 50 आ गया और इसके अराउंड कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसे रिजेक्ट करते तो यहाँ पे हमारी प्रीवियस वैल्यू आ जाती, दैट वाज 80। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, दिस इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और ये भी हमारा किस में आता है, इन द एडिट मेन्यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मर्जिंग द वर्कशीट। दो टॉपिक हमारे इसमें, मर्जिंग द वर्कशीट एंड हमारा कंपेयरिंग द डॉक्यूमेंट और द वर्कशीट। कई बार क्या होता है, मल्टीपल रिव्यूज, बहुत सारे लोग जो शेयर शीट के साथ काम करते हैं वो अपने अपने चेंजेस करके दिखाते हैं सेम टाइम पे। एक ही टाइम पे दिख रहा है कि फर्स्ट पर्सन ने ये चेंजेस किए, दूसरे पर्सन ने ये चेंज किए, लेकिन सबके अलग अलग देखने से अच्छा है अगर हम एक साथ सारे चेंजेस को देखना चाहें कि इस पर्सन ने क्या क्या चेंज किए, दूसरे पर्सन ने क्या क्या चेंज किए, तो हमारे पास फीचर होता है मर्जिंग द वर्कशीट्स। ये फीचर होता है हमारे पास। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी ओरिजिनल शीट पे जाते हैं, वहां से हम एडिट, चेंजेस और मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। फिर हम अपनी जो एडिटेड डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ओपन ऑफिस कैल्क पे गए, ओपन ऑफिस कैल्क पे जाने के बाद आपने कहा एडिट, आपने यहाँ से कहा चेंजेस और आपने यहाँ से कहा मर्ज द डॉक्यूमेंट। तो मान लीजिए ये मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से आप मर्ज डॉक्यूमेंट पे गए तो पहले आपको यहाँ से चूज करनी पड़ेगी एडिट, चेंजेस, और आपने यहाँ से कहा मर्ज द डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपने ये किया, यहाँ से आप चूज कर लोगे आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे देखो जैसे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी फाइल जिसके साथ आपको मर्ज करना है उसके साथ आप ओके करेंगे। ये आपकी जो है, ये जो आपकी है, दिस इज द ओरिजिनल वर्कशीट। एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, यहाँ से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं, यहाँ से आप मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ से आपने अपनी डॉक्यूमेंट चूज करनी है जिसमें आपने चेंजेस किए थे। आपको रेड कलर के बॉर्डर से चेंजेस को शो कर देगा और आपको इस तरह से शो करके भी दिखा देगा। जो चेंजेस आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, और रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चेंजेस फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स अपीयर इन डिफरेंट कलर। एक ऑथर जैसे किस एक पर्सन ने जो रेड कलर से चेंज किए वो एक पर्सन के हैं, ब्लू से जिसने चेंज किए वो एक पर्सन के चेंजेस है। तो अगर आपको एक्सेप्ट करने एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करने आप रिजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है इसमें कंपेयर द डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि हम कोई भी वर्कशीट शेयर कर रहे हैं तो हम अपने चेंजेस को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, लेकिन कैल्क में हम क्या कर सकते हैं, सारे चेंजेस फिर भी देखने हो तो हम वर्कशीट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी एडिटेड वर्कशीट को इसमें खोलना है। मर्जिंग वर्कशीट और कंपेयरिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम मर्जिंग करते हैं तो उस केस में पहले हमारी ओरिजिनल ओपन होती है, फिर हम एडिटेड वाली को ओपन करते हैं, और कंपेयरिंग में क्या होता है, पहले एडिटेड वाली ओपन होती है फिर हम ओरिजिनल वाली को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी सेकेंड वाली शीट खोल लेनी है। सपोज मेरी जो शीट 2 है वो मेरी दूसरी शीट है, तो यहाँ से आप जाओगे, एडिट में जाओगे, चेंजेस में जाओगे, चेंजेस में नहीं एडिट में जाके डॉक्यूमेंट में आपको जाना। जब आप कंपेयर डॉक्यूमेंट में करते हैं तो रिकॉर्डिंग मोड में अगर आप हो तो वो आपका ऑफ हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, यस कर दोगे। ठीक है, इसको आप अगर सेव नहीं है तो सेव कर लोगे, और सेव करने के बाद आप इसे अपनी इस शीट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एडिट, कंपेयर डॉक्यूमेंट, इस तरह से। अब 3 केसेस बनेंगे इसमें। अब जो भी डेटा हमारा एडिटेड वर्कशीट में है लेकिन ओरिजिनल में नहीं है, यानी कि वो इंसर्ट हो चुका है, पहले हमारी एडिटेड वर्कशीट ओपन हुई फिर हमारी ओरिजिनल वर्कशीट ओपन हुई। अब मान लीजिए एडिटेड में जो डेटा है लेकिन वो ओरिजिनल में नहीं है, मान लीजिए इसमें 40 है और इसमें वो नहीं है, तो इस केस में इसका मतलब क्या है कि वैल्यू चेंज हुई थी तो वो इसमें आपका इंसर्ट हो चुका है। लेकिन कोई डेटा मान लीजिए इसमें है 50, इसमें है और इसमें नहीं है,
इट मीन्स इसमें से वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। यानी कि मेन चीज जो है वो एडिटेड में देखी जा रही है। अगर वो एडिटेड में शो कर रहा है इट मीन्स वो इंसर्टेड है, अगर वो डेटा एडिटेड में नहीं है ओरिजिनल में शो कर रहा है इट मीन्स वो इसमें से डिलीटेड है। और ऑल द डेटा दैट इज चेंज इज मार्क्ड एज चेंज। कोई भी डेटा अगर चेंज हुआ है तो इसका मतलब उसको हम मार्क करते हैं कि वो चेंज हो चुका है। दीज आर द 3 थिंग्स जिससे कि कैल्क जो है वो चेंजेस को मार्क करके आपको शो करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन द सेशन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, नाउ द लास्ट सेशन व्हिच वी आर हैविंग इज क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। ओके, नाउ मैक्रोज बेसिकली क्या होते हैं, सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स जो कि हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इसको एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं। एक्सेल में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं एमएस एक्सेल में, जैसे कि सम है, एवरेज है। जिस भी फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे जो भी हम उसमें रेंज डालते हैं सेल की, वो फंक्शन अप्लाई होकर हमारे पास रिजल्ट आता है। जैसे कि मैंने कहा कि इक्वल्स टू सम A1 to A6, तो A1 to A6 में जो वैल्यूज है उनका सम मेरे पास होकर आ जाएगा। इसी तरह से हम मैक्रोज बना के रखते हैं कि ये काम अगर मुझे करवाना है तो मैंने इसका एक मैक्रो बना दिया, और फ्यूचर में अगर मुझे सेम काम करवाना है तो मुझे बार बार वो चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसी को रन कर सकती हूँ। तो मैक्रो क्या है, बेसिकली सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स या फिर कीस्ट्रोक, जिसको हम लेटर यूज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये जनरली जो बनाए जाते हैं दैट आर डन इन द स्टार बेसिक लैंग्वेज, एंड इसकी हेल्प से हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं वो बहुत, या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ईजी हो जाती हैं। इट हेल्प अस टू रिपीट द टास्क सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। एक ही टास्क को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं बिना उसको बार बार बनाए हुए। दैट इज द यूज ऑफ मैक्रोज। ठीक है, अब मैक्रो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको टूल्स मेन्यू में जाना होता है और यहाँ से आप मैक्रोज में जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो। ये आपके पास यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे मेन्यू टूल्स, और टूल्स में आपके पास ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स मैक्रो, और मैक्रो में से आप जाके करोगे रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे ये स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। आपको यहाँ पे अपनी वैल्यूज डालनी है। आपने यहाँ पे वैल्यू डाल के अपना कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी के लिए हम इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 8 और यहाँ पे लिख दिया 9। पहले हम यहाँ से रिकॉर्डिंग मोड को एग्जिट करते हैं, एडिट चेंजेस, ये रिकॉर्ड यहाँ से हटा दिया, एग्जिट कर दिया। सपोज ये 70 90 है। अब यहाँ से अगर हम इसका मैक्रो बनाए तो टूल्स मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। नाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला हियर। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा B2 प्लस B3, एंटर। ये मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे हमारा हो गया स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स है, तो इसमें सबसे पहले मैक्रो का नेम लिखना है। तो जो हमारा मैक्रो सेव होता है तो दैट लाइब्रेरी इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमारा जो मॉड्यूल होता है बाय डिफॉल्ट दैट इज मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 1 में बाय डिफॉल्ट जो हमारे मैक्रो का नाम होता है दैट इज अ मेन। आप चाहो तो इसका नाम को चेंज कर सकते हो। जो भी नाम आप चेंज करके सेव करते हैं वो आपका यहाँ पे शो कर देता है नेक्स्ट टाइम पे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे मेन ही रहने दिया, क्लिक ऑन द सेव बटन। यस, हमने इसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको यही मैक्रो दूसरी शीट में रन करना है, ये शीट 2 है, शीट 3 में गए, यहाँ पर अगर हम इस मैक्रो को यहाँ से रन करते हैं तो टूल्स मैक्रोज एंड रन मैक्रो में गए, ओके, एंड देन वी हैव टू चूज हियर आवर मैक्रो दैट इज मेन मैक्रो है हमारा। दिस इज द मेन मैक्रो, हमने इसको कर दिया रन, तो वी विल गेट द आंसर हियर एज 110। तो यहाँ से हमने हमारा मैक्रो क्या हो गया, रन हो गया। दैट इज रन मैक्रो, यानी कि हमने एक मैक्रो बनाया और हमने इसको क्या कर दिया, यूज कर लिया। ठीक है, रन करने का मतलब हमने उसको यूज कर लिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि हम किसी भी टास्क को ओवर एंड ओवर रिपीट कर पा रही हैं। जो हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है वो बहुत ईजी हो गई, एंड इट बिकम्स बेटर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ईजिली। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ द मैक्रो बाय डूइंग इट। अब मान लो कभी भी मुझे अगर 2 नंबर्स को या उससे ज्यादा नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे बार बार उसके सेल एड्रेस को नहीं लिखना पड़ेगा। जो मैंने मेन नाम का मैक्रो बनाया, सिंपली हमें उसे रन करना है एंड आवर वर्क विल बी डन। ठीक है, वी कैन यूज आर मैक्रो एज अ फंक्शन ऑल्सो। किसी भी मैक्रो को एज अ फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नॉर्मल फंक्शन का एक कोड लिखना होता है इन द लैंग्वेज विच यू कैन सी हियर। इस पे जाने के लिए आपको क्या करना है, यू विल गो टू द टूल्स मेन्यू और यहाँ से आप जाएंगे मैक्रोस पे। मैक्रोस पे जाने के बाद हम जाएंगे ऑर्गेनाइज मैक्रोस, ओपन ऑफिस बेसिक, और यहाँ पे आपको अपना मैक्रो चूज करना है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 1 में आपका मैक्रो था मेन, और यहाँ से फिर आप जाएंगे एडिट ऑप्शन पे, दैट इज एडिट बटन पे जाने के बाद यहाँ से आपने नीचे जाना है एंड यू हैव टू टाइप योर फंक्शन हियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा फंक्शन शो, एंड यहाँ पे आपने उसके ब्रैकेट्स लगा दिए। देन आपने फंक्शन का नेम यहाँ पे अगेन लिखना है एंड यू हैव टू गिव एनी वैल्यू। अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो तो आप इस तरह से दे सकते हो, और अगर आप कोई टेक्सचुअल वैल्यू दे रहे हो तो यू हैव टू राइट लाइक दिस इन द कोट्स। लास्ट में कर देंगे एंड फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, बेसिकली आपका ये जो फंक्शन है दैट हैज बीन क्रिएटेड। ये फंक्शन जैसे ही आपका क्रिएट हुआ, अब आप यहाँ से अपने ओपन ऑफिस कैल्क में वापस आओगे, स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन एंड गिव द नेम ऑफ द फंक्शन। जैसे कि आपने यहाँ पे दे दिया शो, तो इस केस में क्या होगा, जो आपने वैल्यू दी थी उसकी दैट इज हेलो, वो आपके यहाँ पे शो हो गई।
तो हमने क्या किया, उस मैक्रो को एज अ फंक्शन बना दिया। अब इसी के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। कैसे, वापस से आप अपने उस कोड पे जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज आपने दे दिया a, b एंड यहाँ पे आपने शो में लिख दिया हेलो के प्लेस पे a प्लस b। तो ये आपने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी जो कि आपकी है a एंड b। और जब आप वापस से अपने ओपन ऑफिस कैल्क में जाएंगे तो आपने सिंपली क्या लिखना है, इक्वल टू शो एंड हियर यू हैव टू प्रोवाइड a और b की वैल्यू। जैसे मैंने कहा 4 और यहाँ पे कोमा नहीं देना, सेमीकॉलन देना है, सेमीकॉलन 6। जैसे ही आप करेंगे ऐड होके आ गया बिकॉज हमने a प्लस बी किया था। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप कोमा नहीं लगाएंगे बिकॉज अगर आप कोमा लगाते हैं इन दैट केस इट विल शो यू एन एरर, दैट इज हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क, दैट इज द एरर इन दिस केस। तो आपने यहाँ पे सेमीकॉलन का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आप इसके सेल्स को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, बाय गिविंग द एड्रेस ऑफ द सेल। सो इन दिस केस सपोज आई टेक 60 एंड 50, मुझे ये 60 और 50 लेना है लेकिन मैं वैल्यू ना पास करके इनका सेल एड्रेस पास करूँ। 60 इज एट द एड्रेस B2, 50 है आपका B3 पे। तो इस केस में हम कहेंगे B2 कॉलन B3 एंटर। तो इन दैट केस आई विल गेट माई आंसर एज 110, जहाँ पे मैंने सेल्स को डायरेक्टली एक्सेस किया विदाउट पासिंग द वैल्यूज बट बाय पासिंग द एड्रेस ऑफ द सेल। सो इन दिस केस हमने इस तरह से क्या किया, फंक्शन को बना के देखा, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स की पास करके देखा और साथ में हमने सेल्स को डायरेक्टली एक्सेस करके भी देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यू कैन यूज मैक्रो एज अ फंक्शन, यू कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स टू दैट फंक्शन एंड ऑल्सो यू कैन एक्सेस द सेल्स डायरेक्टली लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब काम हम इसमें करते हैं। इसके अलावा आप इसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हो। एड्रेस जो आप पास करते हैं वो आपका एक भी सेल एड्रेस हो सकता है या रेंज ऑफ सेल एड्रेसेस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए आपका जो डेटा है, सपोज दिस इज योर बेसिकली दिस वन एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है 7 4 2 8 एंड अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया, डेटा में गए, यहाँ से आपने सॉर्ट ऑप्शन लेना है लेकिन एज अ मैक्रो बनाना है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगेन आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ से आप मैक्रो में जाएंगे एंड रिकॉर्ड मैक्रो। अब आपने यहाँ से क्या किया, डेटा में गए, डेटा में जाके आपने इसको सॉर्ट कर दिया। करंट सिलेक्शन पे हमें करना है दिस वन, ठीक है। कॉलम कौन सा है, सॉर्ट बाय कॉलम डी एंड यहाँ से आप अपना ऑर्डर चूज कर लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमने असेंडिंग कर दिया, ओके। तो ये 2478 हमारा होके आ चुका है। यहाँ से आप स्टॉप करोगे रिकॉर्डिंग को एंड यहाँ से आप अपना कुछ भी नेम दे सकते हैं। ASC सपोज हमने दे दिया, क्लिक ऑन सेव, ये हमारा सेव हो गया। अब आप ये जो आपका D2 D3 4 और 5 इसी सेल एड्रेस पे किसी दूसरे डेटा को अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी। अब आपने इसका एक मैक्रो बना दिया तो बार बार अब आप इसको डेटा मेन्यू पे नहीं लेकर जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ से मैं शीट 2 पे जाऊँ एंड यहाँ से हम डेटा डालें 1 8 2 3। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या आप दोबारा से डेटा मेन्यू पे जाओगे? नो, आपने जो अभी मैक्रो बनाया, टूल्स मैक्रोस रन मैक्रो ASC नाम से बनाया, तो आप सिंपली उसको रन करना है। माई मैक्रोस के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 1 में ASC नाम का मैक्रो आपने बनाया, आप उसको रन कर दो, ये आपका अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ जाएगा। अगर आपने पहले डिसेंडिंग में किया था तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, पहले असेंडिंग किया था तो ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस वन। जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर अप किए, ये आपका वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके, इसमें क्या क्या बनते हैं कि मैक्रो क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे आप उसे एज अ फंक्शन बना सकते हैं, कैसे आप उसे एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, कैसे आप सेल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो एंड हाउ यू कैन डू द सॉर्टिंग इन द मैक्रो। ये सब क्वेश्चन आपके इस यूनिट में से, इस पर्टिकुलर सेशन में से बनते हैं, बाकी के हमने साथ साथ डिस्कस किए। I hope students this is clear to all of you. In case still any doubt is there, please tell me in the comment section. I'll be happy to help you. And I'll meet you in my next video with another one shot. Till then, have a good day and thank you.